हेलो दोस्तों, दिस इज मनीष सैनी एंड यू आर वाचिंग संकल्प अकेडमी। तो आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पर श्रीलंका क्राइसिस के बारे में। इसका इम्पैक्ट पूरे वर्ल्ड और साथ साथ इंडिया पर भी देखने को मिला है। इसके पीछे की रीजन और इसके पीछे की जो पृष्ठभूमि है उसके बारे में बात करेंगे और साथ साथ बात करेंगे कि भारत कैसे श्रीलंका को इस संकट से उभारने में हेल्प कर सकता है। तो उन सभी के बारे में डिस्कस करेंगे। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप संकल्प अकेडमी के परिवार को कितना बढ़ा सकते हैं। यदि आप सब्सक्राइब करते हैं तो हम भी मोटिवेट होते हैं यहाँ पर इस तरह की जानकारी आप तक पहुँचाने के लिए। तो आज हम बात करेंगे यहाँ पर श्रीलंका संकट के बारे में। श्रीलंका लगभग आज 22 मिलियन आबादी वाला देश है और यह देश आज छोटी छोटी रोज़मर्रा की चीज़ों के लिए भी संघर्ष कर रहा है, जैसे फूड, ऑयल और यहाँ पर जो मेडिसिन है उसके लिए भी यहाँ पर संघर्ष करना पड़ रहा है। तो इंडिया ने एक बेहतरीन भूमिका यहाँ पर निभाई है। थोड़ा चलते हैं और इतिहास के पन्नों को हम देखते हैं कि यहाँ संकट हमें किस प्रकार दिखाई पड़ता है। 2009 के बाद से जब यहाँ पर श्रीलंका में गृह युद्ध समाप्त होता है तो उसकी इकोनॉमी एक रनिंग फेज में यहाँ पर हमें दिखाई पड़ती है। 2008 की बात करते हैं और 2011 या 12 तक ये जो देश था उसकी जीडीपी लगभग यहाँ पर हमें दिखाई पड़ती है 8 से 9% तक वृद्धि करती हुई यहाँ पर हमें दिखाई पड़ती है। लेकिन 2013 के बाद उसकी जीडीपी में यहाँ पर कुछ गिरावट हमें दिखाई पड़ती है, क्योंकि उस समय जो कमोडिटी की जो कीमतें थी वो यहाँ पर गिर रही थी। युद्ध के दौरान अगर हम बात करते हैं, श्रीलंका का जो घाटा था वो 2008 के जो घाटा था उसको फिलअप करने के लिए उन्होंने IMF से यहाँ पर $2.6 मिलियन का यहाँ पर ऋण लिया था। और 2016 में इंडियन जो इकोनॉमी थी उसको बूस्टअप करने के लिए फिर से 1.5 मिलियन का अमेरिकी डॉलर का ऋण यहाँ से IMF ने लिया था। तो IMF का काफ़ी अधिक यहाँ पर ऋण बकाया था श्रीलंका पर। और तो इसी सब के बीच यहाँ पर चूँकि हमने बात की, जो श्रीलंका देश है वो यहाँ पर टूरिज्म को प्रमोट करता है और इसी टूरिज्म के कारण यहाँ पर 2019 में एक घटना घटती है यहाँ पर ईस्टर बम विस्फोट के साथ, और लगभग यहाँ पर 250 लोग जो है वो यहाँ पर मरते हैं। तो उसकी वजह से यहाँ पर जो टूरिज्म था वो काफ़ी प्रभावित होता है। तो उसकी संख्या लगातार यहाँ पर कम हमें दिखाई पड़ती है और रही सही कसर यहाँ पर पूरी करती है फिर कोविड-19 के बाद जिस तरीके से पर्यटन और इन सब चीज़ों पर यहाँ पर बैन लगता है, तो जो श्रीलंका की जो इकोनॉमी का एक महत्वपूर्ण फैक्टर था टूरिज्म, वो यहाँ पर हमें कमज़ोर होता दिखाई पड़ता है। 2019 की बात करते हैं तो गोटाबाया राजपक्षे की नई सरकार ने अपने अभियान के दौरान किसानों को कम दरों पर और SOP का वादा किया था। तो उन सभी को लिए यहाँ पर जो गोटाबाया राजपक्षे थी वो यहाँ पर काम कर रहे थे। फिर 2019 में यहाँ पर कोविड आता है और कोविड की वजह से चाय, रबर, मसालों और कपड़ों के निर्यात को काफ़ी नुकसान पहुँचता है। और जैसे हमने बात की, टूरिज्म की वजह से उनके राजस्व में काफ़ी गिरावट देखने को मिलती है। तो लगातार ही हमने बात की कि 2009 से और 2012 का जो फेज था वो काफ़ी अच्छा रहा था श्रीलंका के लिए, और 2012 से अगर हम बात करते हैं 2021 तक तो वो लगातार यहाँ पर फाइनेंशियल सपोर्ट को अपनी खो रहा था। इसी बीच वर्ष 2021 में जितने भी पेस्टिसाइड थे उन पर यहाँ पर प्रतिबंध लगाता है श्रीलंका। तो उसकी वजह से यहाँ पर जो उनका फूड प्रोसेस था वो भी यहाँ पर प्रभावित होता है और श्रीलंका बात करता है कि वो 100% जो है एक जैविक खेती की ओर बढ़ रहा है। तो रातों रात लगाया गया ये प्रतिबंध भी किसानों के लिए एक आत्मघाती साबित हुआ। फिर दूसरी ओर बात करते हैं हम यहाँ पर श्रीलंका का जो यहाँ पर कर्ज जाल था। 2005 में बुनियादी ढांचे के यानी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए यहाँ पर ऋण लेता है श्रीलंका, और यहाँ पर जो बीजिंग से काफ़ी धन उधार लिया, इसमें कई परियोजनाओं के लिए वो यहाँ पर सफ़ेद हाथी साबित होता है। श्रीलंका ने वर्ष 2017 में चीनी कंपनी को अपना हम्बनटोटा एयरपोर्ट जो है उसको डेवलप करने के लिए चीन के साथ हाथ मिलाता है और बीजिंग से वो लगभग 1.4 मिलियन का ऋण यहाँ पर प्राप्त करता है। तो अगर हम देखते हैं कि हम्बनटोटा का जो विकास होना था वो भी सही दिशा में नहीं हो रहा है और ऊपर से यहाँ पर कर्ज की स्थिति भी श्रीलंका में देखने को मिलती है। तो अगर हम बात करते हैं चीन का ही जो श्रीलंका पे कर्ज है वो लगभग 8 अरब अमेरिकी डॉलर का है, जो उसके कुल जो विदेशी ऋण है उसका लगभग यहाँ पर छठा भाग है। और फिर जो जितना भी फाइनेंशियल क्राइसिस था उसके बाद यहाँ पर आता है फिर राजनीतिक शून्यता की ओर, यानी जो हमारा पॉलिटिकल क्राइसिस है वो भी देखने को मिलता है हमें श्रीलंका में। तो श्रीलंका में जो पॉलिटिकल क्राइसिस था उसको यहाँ पर जो विरोधी संगठन थे, सरकार के जो पक्ष में नहीं थे, वो यहाँ पर उजागर करते हैं और फिर हमें देखने को मिलता है कि जितने भी मंत्री और बड़े बड़े पद हैं वो केवल एक परिवार तक यहाँ पर सीमित होकर हमें दिखाई पड़ते हैं। तो इन सभी के विरोध में यहाँ पर श्रीलंका की जनता एक आंदोलन खड़ा करती है और वो आंदोलन एक जन आंदोलन के रूप में हमें दिखाई पड़ता है। तो ये तो रहा पूरा प्रोसेस कि कैसे क्या क्या रीजन यहाँ पर रहे थे श्रीलंका के जो क्राइसिस था इसके पीछे। अब हम बात करते हैं भारत और श्रीलंका के बीच चिंता ऐसी यहाँ पर क्यों हमें दिखाई पड़ती है।
सबसे पहले बात करते हैं हम यहाँ पर जो हमारा इकोनॉमिक प्रोसेस है उसके बारे में। 2005 से यहाँ पर जो श्रीलंका था वो 2.16 का जो हमारा टूरिज्म हो रहा था वो घटकर यहाँ पर 2022 में केवल 1.3% यहाँ पर रहता है। दूसरा बात करते हैं हम अपनी टाटा मोटर्स और टीवीएस जो कंपनियाँ थी जो यहाँ पर प्रोवाइड कर रही थी उनको व्हीकल्स, तो वो भी अपना यहाँ पर प्रोडक्शन बंद करती हैं और वहाँ से निकलने का प्रयास करती हैं। दूसरा संकट हमें दिखाई पड़ता है यहाँ पर शरणार्थियों का संकट। तमिलनाडु सरकार इसके लिए काफ़ी यहाँ पर प्रतिबद्ध है। जो हमारा श्रीलंका है और तमिलनाडु है उसके बीच एक भाषा को लेकर भी यहाँ पर जो है संपर्क दिखाई पड़ता है। तो तमिलनाडु राज्य ने पहले इस संकट को यहाँ पर महसूस किया था क्योंकि अवैध रूप से यहाँ पर श्रीलंका के लगभग 16 व्यक्तियों को यहाँ पर पकड़ा गया था। तो तमिलनाडु और श्रीलंका का जो कनेक्शन था उसकी वजह से शरणार्थियों की जो संख्या थी वो भी भारत में बढ़ सकती थी। तो भारत को ये चाहिए कि भारत यहाँ पर श्रीलंका को उभारने का प्रयास करे ताकि जो शरणार्थियों की जो समस्या है वो भी इंडिया में ना देखने को मिले। तो इन सभी के बीच भारत के लिए भी एक अवसर हमें दिखाई पड़ता है। चाय का व्यापार श्रीलंका से सबसे अधिक होता है और इस चाय का जो मार्केट था उसको फिलअप करने के लिए इंडिया की जो मार्केट है वो एक बड़ा मेजर रोल यहाँ पर निभा सकती है। अगर हम बात करते हैं भारत की जो चाय है उसको ईरान के साथ साथ तुर्की और इराक में भी एक नई पहचान के रूप में हम देख सकते हैं। तो भारत के लिए एक बड़ा ही सुनहरा अवसर है कि वो अपने जो है टी मार्केट को यहाँ पर उजागर कर सकता है। और अगर हम बात करते हैं पिछले वर्ष की तुलना में जो हमारा मार्केट था वो लगभग 41% की यहाँ पर वृद्धि यहाँ पर देखी गई है। दूसरी तरफ बात करते हैं तो वो हमारा है यहाँ पर वस्त्र बाजार। तो यहाँ पर जो यूनाइटेड किंगडम है, यूरोपीय संघ है और लैटिन अमेरिकी देश है, वहाँ पर हमारे परिधानों को नए नए ऑर्डर यहाँ पर मिलने स्टार्ट हो चुके हैं। तो एक बड़ा ही पॉजिटिव वे में यहाँ पर भारत के लिए एक पक्ष यहाँ पर भी देखने को मिलता है। अब यहाँ पर श्रीलंका को चाहिए कि वो एक ऐसे लोकतांत्रिक रूप से आगे बढ़े ताकि वो इस संकट को दोबारा यहाँ पर फेस ना कर पाए। अपना विकास वहाँ पर उसको खुद ही करना होगा बशर्ते कि वो चीन से यहाँ पर लोन ना ले। तो चीन की हमेशा ये भूमिका रही है कि वो दूसरे देश को यहाँ पर हड़पने का प्रयास करता है। तो ये पूरा सिनेरियो था यहाँ पर श्रीलंका और भारत की भूमिका यहाँ पर किस तरीके से श्रीलंका को उठा सकती है यहाँ पर उसके संकट से। तो आशा करते हैं आपको ये वीडियो हमारी पसंद आ रही होगी। अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।